एक बहुत ही एक माइंड बेंडिंग सिनेरियो इमेजिन करते हैं आज। ओके, बताओ। एक ऐसी दुनिया जहां कोई पेपर नहीं है, कोई पेन नहीं है, और इंटरनेट या क्लाउड स्टोरेज का तो दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। राइट। और फिर भी एक पूरा का पूरा सोसाइटी एक 10,000 वर्सेस का मैसिव डेटाबेस बिल्कुल फ्लॉलेस तरीके से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास ऑन कर रहा है। विदाउट अ सिंगल टाइपो। हो वाओ, प्योर ह्यूमन मेमोरी के बेस पर। एग्जैक्टली। सिर्फ और सिर्फ प्योर ह्यूमन मेमोरी और ऑडियो ट्रांसमिशन के भरोसे। ये कोई साईफाई मूवी का प्लॉट नहीं लग रहा, पर ये एंशिएंट इंडिया की रियलिटी थी। और आज इस डीप डाइव में हम उन्हीं एंशिएंट इंडियन बुक्स और टेक्स्ट को कंप्लीटली डिकोड करने वाले हैं। ये टॉपिक एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से स्पेशली जो एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए एक एब्सोल्यूट गोल्ड माइन है। सही में ये एक ऐसी जगह है जहां से सॉलिड नंबर्स आते हैं, और इस टॉपिक पर हमारी स्ट्रिक्ट एक जीरो स्किपिंग पॉलिसी लागू है। हाँ, एक भी डिटेल नहीं छूटेगी आज। बिल्कुल, क्योंकि देखो ये सिर्फ पुरानी बुक्स नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के वो स्टैटिक क्वेश्चंस है जो बार बार हर साल रिपीट होते हैं। हर एक ऑथर, हर एक छोटी डिटेल एक डायरेक्ट मार्क कैरी करती है, तो हम इसे एक एग्जॉस्टिव डेटाबेस की तरह ट्रीट करेंगे आज। मेक सेंस। और फैक्ट्स को सिर्फ लिस्ट नहीं करेंगे, उनको नेचुरली समझेंगे ताकि वो मेमोरी में लॉक हो जाए। तो चलो बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। हर लिटरेचर का एक फाउंडेशन होता है, राइट? एंशिएंट इंडिया का फाउंडेशन थे द श्रुति टेक्स्ट्स, यानी हमारे वेदास। एग्जैक्टली। श्रुति का लिटरल ट्रांसलेशन ही होता है दैट विच इज हर्ड, जो सुना गया हो। और इस पूरी फाउंडेशन का जो सबसे बड़ा पिलर है वो है ऋग्वेदा। ट्रेडिशनली माना जाता है कि इसको सेज व्यासा ने कंपाइल किया था। हाँ, और ये सबसे पहला वेदा है। राइट। लेकिन अगर हम थोड़ा डेटा पर फोकस करें तो ये 10 मंडलास यानी 10 बुक्स में डिवाइडेड है, और ये कंप्लीटली संस्कृत हिम्स का कलेक्शन है, सबसे बड़ा और सबसे पुराना। इसमें टोटल 1028 हिम्स हैं और रफली 10,600 वर्सेस हैं। एक मिनट, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल ऐड करती हूँ। इन हजारों वर्सेस को कोई रैंडम इंसान ऐसे नहीं पढ़ लेता था। इन हिम्स को रिसाइट करने वाले स्पेसिफिक प्रीस्ट होते थे। अच्छा। हाँ, जिन्हें होत्री कहा जाता था। होत्री, गॉट इट। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आती, ये इतने हजारों वर्सेस एक्चुअली थे किस बारे में? कोर सब्जेक्ट क्या था इन हिम्स का? मेन सब्जेक्ट नेचर और डीटीज थे। देखो, ऋग्वेदा मोस्टली 4 डीटीज पर बहुत हेविली फोकस करता है: इंद्र, अग्नि, विष्णु और वरुणा। वरुणा? उनका रोल क्या था एग्जैक्टली? इसमें वरुणा का कॉन्सेप्ट सबसे फैसिनेटिंग है। हम जनरली वरुणा को पानी का देवता मानते हैं, द गॉड ऑफ वाटर। राइट। पर वो गॉड ऑफ ऑर्डर भी थे, जिसे ऋता कहते हैं। ऋता? हाँ, ऋता बेसिकली यूनिवर्स का फिजिकल और मॉरल लॉ है। मतलब जब दिन के बाद रात आती है या रिवर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, वो ऋता की वजह से होता है। हाँ, दैट मेक्स सेंस, कॉस्मिक ऑर्डर। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक और डिटेल बहुत क्रूशियल है जो एस्पिरेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं। कौन सी? ऋग्वेदा में प्रोमिनेंट फीमेल डीटीज का भी बहुत डिटेल में मेंशन है, जिसको डायरेक्टली ऑप्शंस में टेस्ट किया जाता है, जैसे अदिति जिन्हें मदर ऑफ गॉड्स कहा गया है। राइट, अदिति। और उषा जो गॉडेस ऑफ डॉन है। सिनावाली को गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी माना गया है। और एक है राका जो गॉडेस ऑफ प्रॉस्पेरिटी है। ये बहुत स्पेसिफिक फैक्ट्स हैं। ये सच में इम्पोर्टेंट है। और देखो, ऋग्वेद के अंदर से एक ऐसी चीज आती है जो शायद हर इंडियन ने प्रैक्टिकली बचपन से सुनी होगी, द गायत्री मंत्र। ओह यस। ये मंत्र डायरेक्टली ऋग्वेद के 3rd मंडला से लिया गया है। इसको सेज विश्वामित्र ने लिखा था और ये गॉडेस सावित्री को डेडिकेटेड है। वाओ, 3rd मंडला से? हाँ, और इसके साथ ना एक क्रोनोलॉजी भी समझनी होगी हमें। जो मंडलाज नंबर 2 से लेकर 7 तक हैं, वो एक्चुअली सबसे पुराने हैं, वो पहले क्रिएट हुए थे। ओके, तो फर्स्ट सबसे पुराना नहीं है? नहीं, और जो 10th मंडला है वो एकदम एंड में ऐड हुआ, और वहीं पर पुरुष शुक्ता का मेंशन मिलता है। पुरुष शुक्ता क्या है? ये एक कॉस्मिक बीइंग का कॉन्सेप्ट है जिसके सैक्रिफाइस से यूनिवर्स क्रिएट हुआ था। दैट इज वाइल्ड। ओके, तो अगर ऋग्वेदा एक मैसिव लिरिक बुक थी, तो बाकी वेदास की जरूरत क्यों पड़ गई? उसके बाद आया समावेदा, राइट? समावेदा क्या नया ऑफर कर रहा था? इसको एक रॉक कॉन्सर्ट की तरह सोचो। ओके। ऋग्वेदा ने तुमको सिर्फ लिरिक्स प्रोवाइड किए, लेकिन उन लिरिक्स को एक्चुअली गाया कैसे जाएगा, वहां एंट्री होते है सामावेदा की। ये इसेंशियली म्यूजिक और मेलोडीज पर सबसे पुरानी बुक है।
इसमें सारी चैंटिंग मेलोडीज हैं और जो प्रीस्ट ने गाते थे उन्हें उद्गात्रीज कहा जाता था। उद्गात्रीज और ऋग्वेदा वाले थे होत्री। एग्जैक्टली सामावेदा के अंदर उन रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस के टाइम गाने वाले मंत्रास हैं और इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, छांदोग्य और केना उपनिषद। बेसिकली इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और आर्ट का प्राइमरी रूट यहीं से स्टार्ट होता है। ऋग्वेदा तुम्हारी लिरिक्स, सामावेदा तुम्हारी मेलोडी। तो फिर तीसरा वेदा यजुर्वेदा क्या था? मतलब द स्टेज डायरेक्शन। हाँ, एग्जैक्टली यजुर्वेदा स्पेसिफिकली उन रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस की मैनुअल थी कि उसको परफॉर्म कैसे करना है। और ये वेदा ना 2 मेजर सेक्शंस में डिवाइडेड है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। बताओ। पहला है शुक्ला यजुर्वेदा, जिसे वाइट या प्योर कहा जाता है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आता है सातापथा ब्राह्मणा। और दूसरा है कृष्णा यजुर्वेदा। तो वो ब्लैक या मिक्स्ड होगा? राइट, इसको मिक्स्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मंत्रा और उनकी इंस्ट्रक्शंस यानी जो उसकी एक्सप्लेनेशंस हैं दोनों आपस में मिक्स कर दिए गए थे। और इन यजुर्वेदा मंत्रों को जो प्रीस्ट रिचुअल्स में प्रैक्टिकली परफॉर्म करता था उसे अध्वर्यु कहते थे। गॉट इट, अध्वर्यु। और इसके उपनिषद पर भी तो एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल। जैसे बृहदारण्यक का उपनिषद, ये सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद माना जाता है और ये इसी शुक्ला यजुर्वेदा का पार्ट है। फिर कथा उपनिषद आता है। कथा उपनिषद में एक्चुअली एक बहुत ही फेमस फिलोसॉफिकल स्टोरी है। ओह, वो नचिकेता वाली? हाँ, जहाँ एक छोटा बच्चा है नचिकेता, जो गॉड ऑफ डेथ यानी यमा से लिटरली इस बात पे डिबेट करता है कि डेथ के बाद एक्चुअली क्या होता है। और एक तीसरा जाबला उपनिषद भी इसी शुक्ला यजुर्वेदा का हिस्सा है। राइट। और इन तीनों वेदास के बाद अब एक चौथा वेदा आता है जो बाकी सबसे एकदम अलग वाइब का है, अथर्ववेदा। राइट। ये अलग कैसे है? इसके कंपाइलर सेज अथर्वन थे और ये 20 खंडास में डिवाइडेड है। जहां देखो पहले 3 वेदास बड़े कॉस्मिक गॉड्स और मैसिव रॉयल रिचुअल्स के बारे में बात कर रहे थे। अथर्ववेदा आम इंसान की एवरीडे प्रॉब्लम्स पर फोकस करता था। एवरीडे प्रॉब्लम्स मतलब? ये बेसिकली मैजिक फॉर्मूलाज और स्पेल्स की किताब है, ब्लैक मैजिक वगैरह। बीमारियों को कैसे ठीक करना है, इवल स्पिरिट से कैसे बचना है, ये सब इसमें है। और इसे रिसाइट करने वालों को सिंपली ब्राह्मणास कहा जाता था। ओके, तो यहाँ अगर सारे चारों वेदास खत्म होते हैं, लेकिन अब एक मेजर शिफ्ट आता है एंशिएंट लिटरेचर में। अगर वेदास एंशिएंट इंडिया का ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर थे, राइट, तो इन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस और रिचुअल्स को आम लोग या आगे आने वाली नई जनरेशन्स कैसे समझेंगी? वहां अचानक एंट्री होती है स्मृति टेक्स्ट की। स्मृति का मतलब होता है दैट विच इज रिमेंबर्ड। ये उन वेदास के यूजर मैनुअल्स और एक्सपेंशंस की तरह थे और इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे बड़ा रोल था उपनिषद्स का। सही कहा। देखो, उपनिषद्स ना रिचुअल से प्योरली फिलॉसफी की तरफ एक शिफ्ट था। लोगों को शायद एक्सपेंसिव कॉम्प्लेक्स सैक्रिफाइसेस से थोड़ी थकान होने लगी थी। ट्रू। तो वो इंटरनल आंसर्स ढूंढने लगे। उपनिषद्स कंप्लीटली फिलोसॉफिकल है। उनका फोकस आत्मा यानी सोल और ब्रह्मन यानी अल्टीमेट यूनिवर्सल रियलिटी पर है। और टोटल 108 रिकॉग्नाइज्ड उपनिषद्स हैं। और इन 108 में से ना एक डिटेल हर एस्पिरेंट को लिटरली नींद में भी पता होनी चाहिए। हमारा नेशनल मोटो सत्यमेव जयते, ट्रूथ अलोन ट्रायम्फ्स, ये कहाँ से आया है? ये डायरेक्टली मुंडका उपनिषद से लिया गया है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है ये। हाँ, लेकिन एक बात सोचो, डायरेक्ट वेदास से इन हाईली फिलोसॉफिकल उपनिषद तक का रास्ता एक दिन में तो डेफिनेटली नहीं बना होगा। बीच के ट्रांजिशन टेक्स्ट भी तो होंगे ना? बिल्कुल। सबसे पहले आते थे द ब्राह्मणास। ये प्रोज टेक्स्ट थे जो वेदास के साथ स्पेसिफिकली अटैच किए गए थे ताकि रिचुअल्स और सैक्रिफाइसेस का एक्चुअली मीनिंग समझाया जा सके। राइट। जैसे हमने पहले बात की, शतपथा ब्राह्मणा जो कि शुक्ला यजुर्वेदा से अटैच्ड है, वो सबसे बड़ा, ओल्डेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट ब्राह्मणा है एग्जाम्स के लिए। और इसके बाद फिर आए दी अरण्यकास, जिन्हें सिंपली फॉरेस्ट बुक्स बोला जाता था। आई मीन अरण्यकास एक्चुअली एक ब्रिज थे। किसके बीच का ब्रिज? ये उन स्टूडेंट्स और हर्मिट्स के लिए थे जो जंगल या फॉरेस्ट में चले जाते थे स्टडी करने। देखो, एक तरफ ब्राह्मणास थे जो कहते थे रिचुअल ऐसे करो, और दूसरी तरफ उपनिषद्स थे जो कहते थे रिचुअल के पीछे की फिलॉसफी क्या है। अरण्यकास ने एसेंशियली इन दोनों वर्ल्ड्स को कनेक्ट किया। मेक्स टोटल सेंस। और इस डीप फिलॉसफी के बाद आम लोगों को इजीली मोरालिटी और धर्म सिखाने के लिए किसका सहारा लिया गया? स्टोरीज का। एपिक्स। हाँ, वहां आती हैं हमारी एपिक्स। रामायण की बात करें तो एसोसिएटेड सेज वाल्मीकि हैं।
इसे आदि काव्य यानी फर्स्ट एपिक पोएम कहा जाता है। पहले इसमें रफली सिर्फ 6000 वर्सेस थे, लेकिन टाइम के साथ ये स्टोरी एक्सपैंड होती गई और 24,000 वर्सेस तक पहुंच गई। और फिर दूसरी मैसिव एपिक आती है महाभारत। ये प्रैक्टिकली पूरे वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एपिक पोएम है। इसके साथ नेचुरली सेज व्यास का नाम जुड़ा है, पर एग्जाम के लिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल फैक्ट ये है कि इसका ओरिजिनल नाम महाभारता नहीं था। अच्छा, तो क्या था? इसे जया संहिता कहा जाता था, जिसका मतलब है द बुक ऑफ विक्ट्री। और एक और सुपर एसेंशियल डिटेल जो बहुत रिपीट होती है, भागवत गीता महाभारत के एग्जैक्टली किस हिस्से से आती है? आई थिंक ये भीष्म पर्व से है। एग्जैक्टली ये एक्सप्लिसिटली भीष्म पर्वा सेक्शन से एक्सट्रैक्ट की गई है। वाओ! इन एपिक्स के अलावा द पुराणास का बहुत बड़ा सेक्शन है एंशिएंट टेक्स्ट में। इनके ऑथर भी ट्रेडिशनली व्यास ही माने जाते हैं। टोटल 18 मेजर महापुराणास हैं और इन सब में से मत्स्य पुराना सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट ऑथेंटिक माना जाता है। लेकिन एक डाउट आता है बच्चों को यहाँ पर, हिस्ट्री एग्जाम्स इन मैथोलॉजिकल पुराणास को इतना सीरियसली टेस्ट क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि इनके अंदर सिर्फ स्टोरीज नहीं है, इनमें एंशिएंट डायनेस्टीज जैसे मौर्यास, गुप्तास और सातवाहनास की एक्चुअल डायनास्टिक टाइमलाइंस और हिस्ट्री छुपी हुई है। ये हिस्टोरियंस के लिए एंशिएंट रिकॉर्ड्स का काम करते हैं, लिटरली। ओ तभी। और नेचुरली सोसाइटी को इतने बड़े स्केल पर स्मूथली चलाने के लिए रिटन लॉ बुक्स की भी जरूरत थी, राइट? वहां आती है मनुस्मृति। इसे मनु ने लिखा था और ये सबसे ओल्डेस्ट और फेमस धर्मशास्त्र यानी लॉ बुक है। समाज के सोशल कोड्स क्या होंगे, अलग वर्णास की प्रैक्टिकली ड्यूटीज क्या होंगे, लाइफ के 4 स्टेजेस कैसे जिए जाएंगे, ये सब ठीक से इसमें ले डाउन किया गया था। बिल्कुल। और एक चीज और, इन सब वैदिक लिटरेचर को परफेक्टली इंटरप्रेट करने के लिए ना एक पूरा सिस्टम डिजाइन किया गया था जिसे वेदांगास कहते हैं। वेदांगास, 6 limbs of the Vedas। राइट। इसको ऐसे सोचो जैसे किसी कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए कुछ सपोर्टिंग टूल्स चाहिए होते हैं, जैसे स्पेल चेक, फॉर्मेटिंग, कैलेंडर। हाँ। ये वही थे। ये 6 लिम्स हैं। पहला, शिक्षा यानी फोनेटिक्स की प्रोनाउंसिएशन कैसे करनी है। दूसरा, कल्पा यानी रिचुअल्स का प्रोसेस। तीसरा होगा व्याकरणा यानी ग्रामर। एग्जैक्टली। चौथा है निरुक्ता यानी एटिमोलॉजी कि वर्ड्स का ओरिजिन कहाँ से हुआ। पांचवा है छंदा यानी मीटर, जो बताता है कि पोएट्री का रिदम क्या होगा। और आखिरी लिम्ब है ज्योतिषा यानी एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि रिचुअल्स हमेशा परफेक्ट टाइम और प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स पर होने जरूरी थे। ये सपोर्टिंग टूल्स वाला एनालॉजी तो बिल्कुल एप्ट है, क्योंकि जैसे जैसे हम मौर्यन और प्री मौर्यन एरा की तरफ आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी मैसिवली कॉम्प्लेक्स हो रही थी, एम्पायर्स बढ़ रहे थे। तो लिटरेचर सिर्फ भगवान और आत्मा के बारे में नहीं रह सकता था ना, लोगों को प्रैक्टिकली बड़े बड़े स्टेट्स चलाने थे। तो नेचुरली टेक्स्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, प्रॉपर ग्रामर और पॉलिटिक्स पर आने लगे। सही पकड़ा। और इस ग्रामर शिफ्ट का सबसे बड़ा प्रूफ है पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी। ये सबसे ओल्डेस्ट सर्वाइविंग संस्कृत ग्रामर बुक है। पर लोग सोचेंगे एंशिएंट टाइम में एक ग्रामर की बुक अचानक इतनी फेमस क्यों हो गई? क्योंकि उस टाइम पर प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन लिटरली लाइफ एंड डेथ मानी जाती थी रिचुअल्स के लिए। एक गलत वर्ड और रिचुअल फेल, इसलिए ग्रामर पर एक्सट्रीम कंट्रोल होना जरूरी था। और इसी अष्टाध्यायी पर बाद में पतंजलि ने एक बहुत मेजर कमेंट्री लिखी जिसका नाम है महाभाष्य। महाभाष्य। और जब एंशिएंट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स की बात हो रही हो, वहां पे अर्थशास्त्र का मेंशन आना अनअवॉइडेबल है। ओह एब्सोल्युटली। इस बुक को चाणक्य ने लिखा था, जिन्हें हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ये पूरी ट्रीटीज संस्कृत में है और स्टेट क्राफ्ट, मिलिट्री स्ट्रैटेजी और इकोनॉमिक पॉलिसी का एक एब्सोल्यूट मास्टर क्लास है। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली फंक्शन कैसे करता था, इसका उससे बेटर टेक्स्ट सोर्स कोई हो ही नहीं सकता। और इसी मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन पर एक फॉरेन पर्सपेक्टिव यानी बाहरी नजर भी थी ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज की बुक इंडिका। राइट। मेगास्थनीज को सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य कोर्ट में भेजा था। अच्छा, एक ट्रेजेडी ये है कि इंडिका की ओरिजिनल कॉपी टाइम के साथ गुम हो चुकी है। लॉस्ट है। वेट, देन हमें पता कैसे है इसके बारे में? क्योंकि उस टेक्स्ट के जो हिस्से और कोटेशंस बाकी एंशिएंट ग्रीक राइटर्स ने अपनी बुक्स में सेव किए हैं, वो एंशिएंट पाटलिपुत्र की डेली लाइफ का बहुत विविड डिस्क्रिप्शन देते हैं। इंडिका का एक फेमस और थोड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट ये भी था, जहां उसने ऑब्जर्व करके लिखा कि इंडियन सोसाइटी एग्जैक्टली 7 कास्ट्स में डिवाइडेड थी।
आई सी। वहीं एक एटिमोलॉजी और सिमेंटिक्स पर फोकस करने वाला ओल्डेस्ट इंडियन ट्रीटीज आता है, निरुक्ता, जिसे यास्का ने लिखा था। और क्योंकि बहुत बड़े एम्पायर्स और रॉयल कोर्ट्स एस्टैब्लिश हो चुके थे, उसी टाइम में एक इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट कल्पसूत्र बाय भद्रबाहु भी लिखा गया था। ये एक कोर जैन टेक्स्ट है जिसमें सारे जैन तीर्थंकरास की बायोग्राफीज हैं, जिसके बारे में हम एक्चुअली अगले ही सेक्शन में डिटेल में बात करने वाले हैं, जो इसेंशियली एक बहुत ही सॉलिड थॉट प्रोसेस रेज करता है। आई मीन, जब ये सारे रॉयल और ब्राह्मणिकल वैदिक टेक्स्ट्स डोमिनेंटली कंपोज किए जा रहे थे। सोचो अगर कोई कहे कि प्लास्टिक सर्जरी और राइनोप्लास्टी किसी मॉडर्न हॉस्पिटल में नहीं बल्कि सेंचुरीज पहले एंशिएंट इंडिया में ही डेवलप हो चुकी थी। राइट, और खास करके हम बुद्धिस्ट और पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर को ये डिटेल में देखेंगे आज। बिल्कुल, और हमारा मिशन क्लियर है, एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को कवर करना। एक सीनियर की तरह एकदम हाई एनर्जी के साथ मैं चाहता हूं कि सारे स्टूडेंट्स इसको सुने। हाँ, और बिना टाइम वेस्ट किए सेशन स्टार्ट करते हैं। हर एक पॉइंट एग्जाम के लिए क्रूशियल है, तो इसको एक कंप्लीट डेटाबेस की तरह ट्रीट करना जरूरी है। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले गौतम बुद्धा की लाइफ स्टोरी और उनकी बायोग्राफी से स्टार्ट करते हैं। पहली बुक जो दिमाग में आती है वो है बुद्धचरित्र से कंपेयर कर सकता हूँ। वैसे क्या अश्वघोषा किंग कनिष्का के कोर्ट के स्टार पोएट थे? हाँ बिल्कुल, अश्वघोषा कनिष्का के कोर्ट में पोएट थे, और इनकी एक और बहुत फेमस पोएम है सौंदरानंदा। ये भी संस्कृत में ही लिखी गई है। अच्छा, सौंदरानंदा। इसमें क्या कवर किया गया है? इसमें बेसिकली बुद्धा के हाफ ब्रदर, जिनका नाम नंदा था, उनके बुद्धिज्म में कन्वर्जन की पूरी डिटेल है। वाओ, मतलब फैमिली डायनामिक्स भी डॉक्यूमेंट किए गए हैं। और एक और बुक का नाम आता है महावस्तु। ये भी बुद्धा की लाइफ पर एक मेजर बुद्धिस्ट टेक्स्ट है ना? हाँ, महावस्तु एक मेजर टेक्स्ट जरूर है, पर इसकी एग्जैक्ट ऑथर अननोन है। इसे लोकोत्तरायदा बुद्धिस्ट्स ने कंपाइल किया था, और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये प्योर संस्कृत में नहीं बल्कि मिक्स्ड संस्कृत में लिखी गई है। मिक्स संस्कृत, राइट, क्योंकि लैंग्वेज उस टाइम तो इवॉल्व हो रही थी। अब लाइफ स्टोरी से आगे बढ़ते हैं और सोसाइटी के डायलॉग्स पर आते हैं, जैसे मिलिंदा पनो। मिलिंदा पन्हो काफी फेमस है। इसके ऑथर नागसेना है, और इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। पाली लैंग्वेज, ओके। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे लगा ये आज के टाइम के एक डीप पॉडकास्ट इंटरव्यू जैसा है, जिसमें तगड़ी डिबेट हो रही हो। एकदम वैसे ही समझ लो। ये बेसिकली एक फिलोसॉफिकल डायलॉग है इंडो ग्रीक किंग मेनेंडर के बीच, जिनको मिलिंदा भी कहते हैं, और बुद्धिस्ट सेज नागसेना के बीच। राइट, ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और आम जनता की बात करें तो गाथा सप्तशती का जिक्र जरूर आता है। इसे सातवाहना डायनेस्टी के किंग हला ने लिखा था। हाँ, और देखो ये ना एक वेरी कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। गाथा सप्तशती प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई पोएम्स का एक कलेक्शन है। वेट, एक राजा होकर उन्होंने प्राकृत लैंग्वेज चूज की? एग्जैक्टली, क्योंकि इस बुक का पूरा फोकस लव और विलेज लाइफ पर था, तो विलेज वाइब्स के लिए प्राकृत एकदम नेचुरल चॉइस थी। मिक्स टोटल सेंस। तो पोएट्री से अब एंशिएंट साइंस और मेडिसिन के एडवांस लेवल पर आते हैं। चरका संहिता एक बहुत बड़ा नाम है। आयुर्वेदा यानी इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन में ये इसका फाउंडेशनल टेक्स्ट है। बिल्कुल, और इसके ऑथर चरका हैं। और क्या आपको पता है, चरका एक्चुअली कनिष्का के कोर्ट फिजिशियन थे। ओह, वापस से कनिष्का का कोट। ये डिटेल्स माइंड में लिंक करनी चाहिए। अब मेडिसिन के बाद एंशिएंट सर्जरी पर आते हैं। सुश्रुता संहिता। राइट, सुश्रुता संहिता के ऑथर सुश्रुता हैं, और ये एंशिएंट सर्जरी का फाउंडेशनल टेक्स्ट है, खासतौर पर प्लास्टिक सर्जरी और राइनोप्लास्टी के लिए। राइनोप्लास्टी, ये सच में माइंड ब्लोइंग लगता है कि उस टाइम पर सर्जरी के ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो एकदम मॉडर्न साइंस जैसे लगते हैं। सही बात है, और लोग उस समय सिर्फ फिजिकल बॉडीज पर ही नहीं बल्कि इमोशंस पर भी फोकस करते थे, जैसे वात्स्यायना की लिखी कामासूत्रा। हाँ, ये ह्यूमन सेक्सुअल बिहेवियर, एस्थेटिक्स और इमोशनल फुलफिलमेंट पर एक स्टैंडर्ड एंशिएंट टेक्स्ट थी। और एंड में आर्ट और सोसाइटी को भी नहीं भूल सकते। नाट्य शास्त्र, जिसके ऑथर भरता मुनि है, ये क्लासिकल इंडियन डांस, म्यूजिक और थिएटर आर्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट एंशिएंट ट्रीटीज है। वाओ, ये लिटरली लाइफ का हर एस्पेक्ट कवर कर रहा था। राइट, तो अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारी बुक्स और ऑथर्स डेफिनेटली सॉलिड मार्क्स हैं एस्पिरेंट्स के लिए। बिल्कुल, पर इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले
एक थॉट मेरे दिमाग में चल रहा है जो मैं स्टूडेंट्स के लिए छोड़ना चाहता हूँ। हाँ बताओ, क्या थॉट है? जब एंशिएंट इंडिया में सर्जरी और फिलॉसफी का इतना एडवांस नॉलेज मौजूद था, तो ऐसी और कितनी बुक्स होंगी जो टाइम के साथ खो गई और आज तक डिस्कवर ही नहीं हुई हैं। ये तो बहुत डीप है सच में। है ना? क्या पता किसी मिट्टी के नीचे अभी भी कोई एडवांस्ड मेडिकल साइंस की बुक तभी हो। खैर, इसी थॉट के साथ आज का डिस्कशन यहीं खत्म करते हैं। Imagine relying on a religious text to prove the exact political borders of ancient India? Sounds crazy, right? लेकिन SSC और RRB NTPC एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वालों के लिए यही डिटेल्स अल्टीमेट चीट कोड्स हैं। आज के इस डीप डाइव में हम जैन लिटरेचर पर फोकस कर रहे हैं, एक ऐसा टॉपिक जो सच में एक जैकपॉट है। बिल्कुल, आज का टारगेट एकदम क्लियर है। हम जैन आगमास और नॉन आगमास के सारे 7 मेजर टेक्स्ट्स, उनके ऑथर्स और हर एक बुलेट पॉइंट को कवर करेंगे। एग्जाम के लिए एक भी डिटेल मिस नहीं करनी है। जीरो स्किपिंग रूल अप्लाइड है आज। Yeah, exactly. Zero skipping. Okay, let's unpack this. Like, क्या हम इन आगमास को जैनिज्म का कॉन्स्टिट्यूशन या फाउंडेशनल रूल बुक बोल सकते हैं? ना, बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन कहना सही रहेगा। स्टार्ट करते हैं लॉर्ड महावीरा के डायरेक्ट टीचिंग्स से। तो सबसे पहले आते हैं द 12 अंगस, जिन्हें अगमास भी कहते हैं। इन्हें डायरेक्टली उनके चीफ डिसाइपल्स ने कंपाइल किया था, जिन्हें हम गानाधारास बोलते हैं। ओके, गानाधारास, गॉट इट। राइट। और ये शिम्पतारा जैनिज्म के कोर फाउंडेशनल टेक्स्ट्स हैं, जिनमें महावीरा के टीचिंग्स हैं। एक हाईली आस्क्ड एग्जाम फैक्ट ये है कि ये ओरिजिनली अर्धमागधी लैंग्वेज में कंपाइल हुए थे, जो कि बेसिकली एक प्राकृत लैंग्वेज है। वेट, अर्धमागधी, नॉट संस्कृत? ये तो डेफिनेटली लोग गलत करके आते होंगे। हाँ, एग्जैक्टली, लोग कंफ्यूज होते हैं। अब इन 12 अंगस में सबसे पहला और ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट है आचारंगा सूत्रा। इसका कोई ऑथर नहीं दिया गया है सोर्सेज में, लेकिन इसमें जैन मंक्स और नन्स के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ कंडक्ट, बिहेवियर और असेटिक लाइफ की डिटेल्स है। तो अचरंगा सूत्रा बेसिकली स्ट्रिक्टली रूल्स पर फोकस करता है, लाइक अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मैनुअल, मॉन्क्स और नन्स के बिहेवियर के लिए। सही पकड़ा। रूल्स के बाद अब हम आते हैं तीर्थंकरास की लाइफ स्टोरीज और उस टाइम के ज्योग्राफिकल मैप्स पर। एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बुक है भगवती सूत्रा, जिसके ऑथर है सुधर्मा स्वामी। सुधर्मा स्वामी, राइट। इसमें ऐसी क्या स्पेशल डिटेल है? इसमें लॉर्ड महावीर की डिटेल्ड बायोग्राफी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमेशा एग्जाम्स में आता है, ये प्राइमरी एंशिएंट सोर्सेज में से एक है जो लिटरली 16 महाजनपदास को लिस्ट करता है। Here's where it gets really interesting. मतलब एक रिलीजियस टेक्स्ट हमें 16 महाजनपदास की एग्जैक्ट लिस्ट दे रहा है। रिलीजन और एक्चुअल ज्योग्राफी का कैसा कमाल का ओवरलैप है यार। है ना? और बायोग्राफीज की बात करें तो नेक्स्ट है कल्पसूत्र, जिसके ऑथर है भद्रबाहु। ये टेक्स्ट संस्कृत में लिखी गई है। इसमें स्पेशली पार्श्वनाथा और लॉर्ड महावीर जैसे जैन तीर्थंकरास की बायोग्राफीज हैं। ओके, तो कल्पसूत्र इज बाय भद्रबाहु इन संस्कृत, फोकसिंग ऑन पार्श्वनाथा और महावीरा। गॉट इट। अब हमारा फोकस नॉन एगमास पर शिफ्ट होता है। ये अर्ली जैन टीचर्स और किंग से कनेक्टेड है ना? हाँ, अब हम नॉन आगमास पर आते हैं। ये हिस्ट्री और फिलॉसफी के मेजर प्रूफ्स हैं, स्पेशली मौर्यन एम्पायर से कनेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, परिशिष्ट पर्वन, जिसके ऑथर हेमाचंद्रा हैं। राइट, हेमाचंद्र की परिशिष्ट पर्वन, ये क्या हिस्टोरिकल प्रूफ देती है? ये एक संस्कृत टेक्स्ट है जो अर्ली जैन टीचर्स की हिस्ट्री बताती है। ये बहुत मेजर हिस्टोरिकल सोर्स है, क्योंकि ये कंफर्म करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जैनिज्म में कन्वर्जन हुआ था और उनका भद्रबाहु के साथ डायरेक्ट एसोसिएशन था। ओ वाओ, चंद्रगुप्त मौर्य का कन्वर्जन वैलिडेट करती है ये बुक। एग्जैक्टली। इसके बाद आती है भद्रबाहु चरिता। इसे रत्नानंदी ने लिखा था। ये टेक्स्ट बेसिकली मगधा में आए एक ग्रेट फैमिन यानी सूखे का हिस्टोरिकल अकाउंट देता है। अच्छा, वही भयानक फैमिन जिसके बाद साउथ की तरफ माइग्रेशन हुआ था। हाँ, वही। इसमें बताया है कि उस फैमिन की वजह से भद्रबाहु ने जैन मंक्स के एक ग्रुप को साउथ इंडिया में श्रावण बेलागोला लीड किया था। और सबसे बड़ी बात, उस ग्रुप में चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। माइंड ब्लोइंग। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? चंद्रगुप्त मौर्य का आखिरी सफर इन टेक्स्ट में वेल डॉक्यूमेंटेड है। क्या कोई ऐसी बुक है जो बस फिलॉसफी पर फोकस करती हो और दोनों सेक्ट्स उसको मानते हो? बिल्कुल है।
तत्वार्थ सूत्र, इसे उमा स्वाति ने लिखा था। ये हाईली सिग्निफिकेंट टेक्स्ट है क्योंकि ये वाइडली कंसिडर्ड है एज द फर्स्ट मेजर जैन टेक्स्ट रिटन इन संस्कृत रादर देन प्राकृत। वेट, द फर्स्ट मेजर संस्कृत जैन टेक्स्ट तत्वार्थ सूत्रा बाय उमा स्वाति। हाँ, और ये एक सेंट्रल फिलोसॉफिकल टेक्स्ट है जिसको दिगंबरा और श्वेतांबरा दोनों सेक्स एक्सेप्ट करते हैं। दोनों में ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। वाओ, ये सच में सारे डॉट्स कनेक्ट करता है। तो एक क्विक मेंटल रिवीजन बनता है। अचरांगा सूत्रा फॉर रूल्स, भगवती सूत्रा बाय सुधर्मा स्वामी फॉर 16 महाजनपदास, कल्प सूत्रा बाय भद्रबाहु फॉर बायोग्राफीज। और 9 नागामाज में परिशिष्ट पर्वन बाय हेमचंद्र, भद्रबाहु चरिता बाय रत्नानंदी जिसमें फैमिन और श्रवणाबेलागोला की डिटेल है, और फाइनली तत्वार्थ सूत्रा बाय उमा स्वाति जो दोनों सेक्स मानते हैं और प्योरली संस्कृत में है। ये सारे फैक्ट्स डायरेक्टली मार्क्स दिलवाएंगे। एब्सोल्युटली। आज की चर्चा को रैप अप करने से पहले एक थॉट कंसिडर कीजिए। सोचिए, अगर ये जैन टेक्स्ट सर्वाइव नहीं करते तो क्या एंशिएंट इंडिया के 16 महाजनापदास या चंद्रगुप्त मौर्य के आखिरी दिनों की एग्जैक्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री कभी पता चल पाती? एंशिएंट टेक्स्ट सिर्फ धर्म नहीं बल्कि पूरे इतिहास के टाइम कैप्सूल्स हैं। इन सारे नेम्स और फैक्ट्स को ध्यान से रिवाइज कीजिएगा। कीप एक्सप्लोरिंग इन बुक्स। राइट, और इसको एक क्रैश कोर्स की तरह समझना है क्योंकि इस एरा को इंडिया की साइंटिफिक और लिटरेरी एक्सीलेंस का बेस मानते हैं। एग्जैक्टली। तो टारगेट ये है कि कोई भी डिटेल स्किप नहीं करनी है। स्टार्ट करते हैं कालिदासा से, जिन्हें एग्जाम्स में शेक्सपियर ऑफ इंडिया कहा जाता है। पर क्यों? क्योंकि उनके 4 मास्टरपीस बुक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार आते हैं। सबसे पहला है अभिज्ञाना शाकुंतलम, जो सबसे फेमस संस्कृत प्ले है। ओह, ये वही किंग दुष्यंत और शकुंतला की स्टोरी है ना? हाँ बिल्कुल। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सर विलियम जोन्स के थ्रू किसी वेस्टर्न लैंग्वेज में ट्रांसलेट होने वाला पहला इंडियन प्ले था। वाओ, पहला प्ले। और उनकी बाकी बुक्स? दूसरी है मालविकाग्निमित्रम। इसके प्रोटैगनिस्ट शुंगा डायनेस्टी के अग्निमित्र हैं। अग्निमित्र यानी पुष्यमित्र शुंगा के बेटे, राइट? सही पकड़ा। तीसरी बुक है मेघादूतम, जिसे द क्लाउड मैसेंजर भी कहते हैं। ये एक लिरिक पोयम है जिसमें एक यक्षा क्लाउड के थ्रू अपनी वाइफ को मैसेज भेजता है। एकदम रोमांटिक एंगल। हाँ, और चौथी बुक है कुमार संभवम, जिसमें शिव और पार्वती के बेटे कार्तिकेय यानी कुमारा के बर्थ की पूरी एपिक पोएट्री दी गई है। ये सारी तो काफी लव स्टोरीज और गॉड्स वाली थीम हो गई। मैं सोच रही थी कि क्या उस टाइम पर सिर्फ ऐसी ही बुक्स थी या फिर मतलब रियल लाइफ और पॉलिटिक्स पर भी कुछ लिखा जा रहा था? वहीं पर विशाखा दत्ता और शूद्रका आते हैं। विशाखा दत्ता ने मुद्रा राक्षसा लिखी, जो एक हार्डकोर पॉलिटिकल ड्रामा है। इसमें बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर नंदा डायनेस्टी को कैसे ओवरथ्रो किया। ओह नाइस, मतलब एक एंशिएंट पॉलिटिकल थ्रिलर की तरह। एग्जैक्टली। और उन्हीं की दूसरी बुक है देवी चंद्रगुप्तम, जिसमें गुप्ता किंग रामा गुप्ता और उनकी वाइफ ध्रुवा देवी की स्टोरी है। उसमें बताया है कि कैसे चंद्रगुप्ता सेकंड ने शाका किंग को मारकर उन्हें बचाया था। गॉट इट। और शूद्रका की बुक जिसका नाम मृच्छक काटिका है, जिसका मतलब द लिटिल क्ले कार्ट होता है, उसमें क्या था? वो ड्रामा एकदम यूनिक और रियलिस्टिक है क्योंकि उसमें कोई लाजा या भगवान नहीं है। उसका मेन कैरेक्टर एक गरीब मर्चेंट चारुदत्ता और एक कॉर्टिसन वसंता सेना है। ये एक रियलिस्टिक एवरीडे लाइफ की स्टोरी थी। यानी गुप्ता एरा में सिर्फ आर्ट्स ही नहीं बल्कि आम लोगों की लाइफ और स्टेम फील्ड्स के लाइफ लेसन्स भी काफी एडवांस्ड थे। बिल्कुल थे। आर्यभट्टा की बुक आर्यभट्टिया को ही देख लीजिए। ये एस्ट्रोनॉमी और मैथ की एकदम बेस बुक है। वेट, मैंने पढ़ा है कि इसमें हेलियोसेंट्रिक थियोरी थी। हाँ, इसमें पहली बार बताया गया था कि अर्थ राउंड है और अपने एक्सिस पर रोटेट करती है, और इसी बुक में पाई की वैल्यू भी एक्यूरेटली कैलकुलेट की गई थी। माइंड ब्लोइंग है सच में। और प्रैक्टिकल विजडम के बारे में क्या? जैसे विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। पंचतंत्र बेसिक एनिमल फेबल्स की बुक नहीं है। वो स्पेसिफिकली प्रिंसेस को स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिक्स और विजडम सिखाने के लिए डिजाइन की गई थी। और शायद ये दुनिया की सबसे ज्यादा ट्रांसलेटेड बुक्स में से एक है। और लैंग्वेज के लिए अमरा सिंह ने भी तो कुछ लिखा था ना? हाँ, अमरा सिन्हा ने अमरा कोशा लिखी थी, जो एक बहुत फेमस संस्कृत थिसोरस या डिक्शनरी है। संस्कृत वोकैबुलरी के लिए इसको टॉप रेफरेंस मानते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैथ वाले सेक्शन में बहुत आता है, 0 और नेगेटिव नंबर्स वाला रूल कौन सी बुक में था? वो ब्रह्मगुप्त बुक ब्रह्मस्फुट सिद्धांता में था।
उसी बुक में जीरो और नेगेटिव नंबर्स के प्रॉपर रूल्स दिए गए थे। ये मैथ और एस्ट्रोनॉमी की एक मेजर रेफरेंस बुक है। राइट, और वराहमिहिर के बारे में भी काफी पूछते हैं, उन्होंने तो पूरा इंसाइक्लोपीडिया लिखा था ना। हाँ, उनकी बृहद संहिता एक्चुअली एक इंसाइक्लोपीडिया ही है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, आर्किटेक्चर, ज्योग्राफी और ओमेन्स सब कुछ नाइसली कवर्ड है। उनकी एक और बुक भी तो थी, 5 वाली। पंचसिद्धांतिका। इसमें 5 पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल ट्रीटिसेस को समराइज किया गया था। ये मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी की टॉप बुक है। ऑसम। एक लास्ट बुक बची है आउटलाइन से, भारवी की, राइट? हाँ, भारवी की किरातार्जुनीयम। ये एक एपिक पोयम है जिसमें अर्जुना और किरात यानी एक हंटर के भेष में लॉर्ड शिवा के बीच कॉम्बैट यानी लड़ाई का बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। ओके, तो अब मैं एक क्विक रिकैप कर लेती हूँ इस गुप्ता जीनियस का। कालिदासा ड्रामा और पोइट्री में मास्टर थे, आर्यभट्टा ने मैथ और एस्ट्रोनॉमी को रिवोल्यूशनाइज किया, और वराहमिहिर एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और स्कॉलर थे। और उसमें ब्रह्मगुप्ता को ऐड कर लीजिए, जिन्होंने जीरो और अरिथमेटिक के एसेंशियल रूल्स दिए। बिल्कुल, इसी इंटेलेक्चुअल एक्सीलेंस की वजह से इस टाइम को सच में गोल्डन एज कहते हैं। पर रैप अप करने से पहले सोचिए, बिना किसी मॉडर्न टेलीस्कोप या कैलकुलेटर के इन स्कॉलर्स ने पाए और अर्थ का रोटेशन कैसे कैलकुलेट किया होगा। इस मिस्ट्री पर खुद रिसर्च करना चाहिए। और हाँ, आगे के एग्जाम्स के लिए एकदम रेडी रहना चाहिए। अर्ली मेडिवल एरास की एंशिएंट इंडियन बुक्स एंड टेक्स्ट पर फोकस करने वाले हैं। हाँ, और ये एकदम एग्जॉस्टिव डेटाबेस होने वाला है। एग्जाम्स के लिए हर एक फैक्ट क्रूशल है, तो हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। राइट। ओके, लेट्स अनपैक दिस। स्टार्ट करते हैं हर्षा एरा के सुपरस्टार्स से। मेरे नोट्स के हिसाब से सबसे पहला बड़ा नाम बना भट्टा का आता है। उन्होंने हर्षाचरिता लिखी थी। एग्जैक्टली। ये ना किंग हर्षा की बायोग्राफी है, और इसको संस्कृत का फर्स्ट हिस्टोरिकल पोएटिक वर्क भी माना जाता है। ओह वाओ। और उन्होंने कादम्बरी भी लिखी थी ना, जिसे वर्ल्ड की अर्लीस्ट नॉवेल्स में से एक माना जाता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। सिर्फ कोर्ट पोएट्स ही नहीं, किंग हर्षवर्धन खुद भी एक ग्रेट प्लेराइट थे। उन्होंने 3 फेमस संस्कृत प्लेज लिखे हैं। वेट, किंग ने खुद प्लेज लिखे? हाँ, रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शी का। अपने पीआर के लिए किसी और की क्या जरूरत, जब किंग खुद इतने बड़े राइटर हो। मतलब खुद की ब्रांडिंग खुद ही कर ली। सही कहा। अब थोड़ा नैरेटिव शिफ्ट करते हैं। कोर्ट के बाहर निकल कर देखते हैं कि आउटसाइडर्स ने इंडिया को कैसे डॉक्यूमेंट किया। बेसिकली फॉरेन ट्रैवलर्स के रिकॉर्ड्स। राइट, 2 मेजर ट्रैवलर्स है ना जिनके बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाँ, पहले हैं ह्यूएन त्सांग, जिनको श्वेनजांग भी बोलते हैं। उन्होंने CU की लिखी थी, जिसका मतलब है रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो हर्षा के रेन में आए थे और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी की थी। ओके, गॉट इट। और दूसरे हैं फाहियन या फाक्सियन, जिन्होंने फोक वो की लिखी, यानी रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स। ये ना चंद्रगुप्ता सेकंड विक्रमादित्य के रेन में आए थे। एग्जाम्स में अक्सर इन दोनों चाइनीज ट्रैवलर्स के टाइमलाइन में ना बहुत कंफ्यूजन होता है। इसको इजीली कैसे याद रखें? इसका एक बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। देखो, H से ह्यूएन तैंग और H से हर्षा, दोनों H से स्टार्ट होते हैं तो इजीली लिंक हो जाते हैं। आई सी। हाँ, और इस लॉजिक से फाइएन नेचुरली चंद्रगुप्त सेकंड के टाइमलाइन में सेट हो जाते हैं। अरे वाह, ये तो काफी सिंपल है। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दंडन की दशा कुमार चरिता पर, मतलब द टेल ऑफ 10 प्रिंसेस। ये इन प्रिंसेस के एडवेंचर्स और उनके लव्स को डिटेल करती है। बिल्कुल, और इसके साथ ही एक और इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है, पल्लवा किंग महेंद्र वार्मन फर्स्ट का मत्तविलासा प्रहासना। वेट, ये कैसा प्ले था? ये एक्चुअली एक शॉर्ट सटायरिकल संस्कृत प्ले है जो उस टाइम के सर्टन शैवाइट और बुद्धिस्ट सेक्ट्स को मॉक करता है। मतलब उस टाइम पे भी पॉलिटिकल सैटायर और स्टैंड अप कॉमेडी जैसी वाइब एग्जिस्ट करती थी। ये तो बड़ा मॉडर्न लग रहा है। एग्जैक्टली। और अगर हिस्ट्री की एग्जैक्ट डिटेल चाहिए तो 12th सेंचुरी में कल्हना की राजा तरंगिनी आती है पिक्चर में। इसका मीनिंग है द रिवर ऑफ किंग्स। ओके। और ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कश्मीर के किंग्स का एक डेफिनेटिव हिस्टोरिकल क्रॉनिकल है। मतलब ये अपनी हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के लिए हाईली वैल्यूड है, जो उस जमाने में काफी रेयर था। ओह, दैट मेक्स सेंस। अब आते हैं डिवोशन वाले एंगल पर। मेरे पास लिस्ट में जयदेवा की गीता गोविंदा है, जो कृष्णा और गोपीज, स्पेसिफिकली राधा के रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। राइट। और साथ ही हमें राजपूत एपिक्स और यूलोजीज को नहीं भूलना चाहिए, जैसे बिल्हना की विक्रमनाक का देवचरिता। वेट, ये किस बारे में है? और इस लिस्ट को कंप्लीट करने के लिए एक और मेजर एपिक है,
चंदर बरदाई की पृथ्वीराज रासो, राइट? ये तो काफी फेमस है। ये ब्रज भाषा में एक एपिक पोएम है जो राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान की लाइफ पर बेस्ड है। बिल्कुल सही। तो बेसिकली ये सारी वर्क्स पोस्ट गुप्ता, हर्षा और अर्ली मिडीवल पीरियड की रिच लिटरली हिस्टोरिकल और कल्चरल अचीवमेंट्स दिखाती हैं। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये लिस्ट बहुत क्रूशियल है। राइट। एक फाइनल थॉट जो मेरे दिमाग में आ रहा है, पुराने किंग्स अपनी लेगेसी इन बायोग्राफर्स या एपिक्स के थ्रू छोड़ गए। अगर आज के लीडर्स की हिस्ट्री सिर्फ सोशल मीडिया रिकॉर्ड से लिखी जाए तो 1000 साल बाद के हिस्टोरियंस हमारे बारे में क्या पढ़ेंगे? बस इमोजीज और डिलीटेड पोस्ट्स। संगम लिटरेचर, एग्जाम पेपर्स में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो इस डीप डाइव को बिल्कुल स्किप नहीं किया जा सकता। एग्जैक्टली। सोचा जाए तो किसी भी ग्रैंड बिल्डिंग का ब्यूटीफुल डिजाइन सबको दिखता है, पर उसका एक्चुअल वेट एक सॉलिड फाउंडेशन पर होता है जो टोटली छुपी रहती है। लिटरेचर के केस में भी वही सेम लॉजिक अप्लाई होता है ना। हाँ बिल्कुल। और उस बिल्डिंग की सबसे बेसिक फाउंडेशन किसी भी लैंग्वेज के लिए उसकी ग्रामर होती है। बिना ग्रामर के रूल्स के लैंग्वेज का कोई बेस नहीं बन सकता। तो मतलब बेसिकली रूल बुक, राइट। इसलिए संगम एज को समझने के लिए हमें टोलकापियम से स्टार्ट करना पड़ता है। वेट, टोलकापियम? और इसके ऑथर टोलकापियर हैं? करेक्ट। टोलकापियर ने इसको लिखा था। ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग तमिल ग्रामर टेक्स्ट है, और अगर हम हिस्टोरिकल टाइमलाइन के हिसाब से देखें तो ये तमिल लिटरेचर की अर्लीस्ट एक्सटेंट वर्क है। एक अर्लीस्ट एक्सटेंट वर्क मतलब सबसे पुरानी सर्वाइविंग क्रिएशन, जिस पर आगे का सारा लिटरेचर खड़ा है, राइट? आई नो एग्जाम के प्रेशर में ये एंशिएंट नेम्स थोड़े कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। हाँ, लगते तो है, पर पॉइंट सिंपल है। एक बार रूल बुक सेट हो गई तभी लोग उस लैंग्वेज में ग्रैंड स्टोरीज लिख पाएंगे। हाँ वही तो। और यहां से सीधा एंट्री होती है एपिक्स की दुनिया में। संगम लिटरेचर का सबसे फेमस एपिक है सिलपतिकरम, जिसके ऑथर इलांगो अदिगल हैं। राइट, इलांगो अदिगल। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है इसमें, इसका टाइटल थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। द जूल्ड एंकलेट। हाँ, सच में एक पायल यानी एंकलेट पर पूरा एक एपिक कैसे बन सकता है? ये वही आहा मोमेंट है जो एग्जाम के लिए याद रखना चाहिए। टाइटल भले ही रॉयल लगे, पर इसके कोर में कन्नागी और कोवालन की एक बड़ी हार्ट ब्रेकिंग और ट्रैजिक स्टोरी है। ओह अच्छा, तो प्लॉट एक्चुअली में उस एंकलेट के आसपास घूमता है। हाँ, बेसिकली कवलन को एक स्टोलन रॉयल एंकलेट के चक्कर में फॉल्सली अक्यूज किया जाता है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ओह वाओ। इस ट्रेजेडी के बाद कन्नागी अपने हस्बैंड की डेथ का बदला लेने निकल पड़ती है, और आई थिंक वो पूरे किंगडम के जस्टिस सिस्टम को हिलाकर रख देती है, राइट? एग्जैक्टली। एक सिंपल एंकलेट और एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पूरा किंगडम हिल जाता है। ड्रामा और ट्रेजेडी का प्रॉपर मिक्स है ये। लेकिन नॉर्मली ऐसी ट्रेजेडीज के बाद तो कहानी खत्म हो जाती है ना। कनगी और कोवलन का चैप्टर वहीं क्लोज हो जाना चाहिए, पर एंशिएंट राइटर्स का विजन काफी आगे का था। सही पकड़ा। उन्होंने यहाँ स्टोरी रोकी नहीं, बल्कि एक प्रॉपर सीक्वल लिखा। वेट, सच में इस स्टोरी का सीक्वल भी है? हाँ बिल्कुल। उस टेक्स्ट का नाम मनी मेकलाई है और इसके ऑथर चित्थलाई छातानर है। एग्जाम में अक्सर इसका रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट पूछते हैं। ये एक बुद्धिस्ट तमिल एपिक है। ओह आई सी। और ये सिलापतिकारम का सीक्वल है क्योंकि ये एपिक कोवलन की बेटी पर फोकस करता है, राइट? मनी मेकलाई। राइट। इसमें उसकी आगे की लाइफ, उसके स्ट्रगल्स और बुद्धिस्ट फिलॉसफी की तरफ उसके ट्रांजिशन की प्रॉपर डिटेल्स दी गई हैं। किंग्स हो गए, रॉयल कोर्ट्स, ट्रेजेडीज और सीक्वल्स, ये सब पढ़ने में एक मूवी की तरह लगता है। लेकिन एग्जाम बोर्ड्स सिर्फ रॉयल स्टोरीज थोड़ी पूछते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कॉमन सोसाइटी के बारे में भी सवाल करते हैं। वही तो, एक आम इंसान की डेली लाइफ, रूल्स या एथिक्स सिखाने वाली भी तो कोई बुक होनी चाहिए ना, जो इन ग्रैंड एपिक्स से अलग हो। उसकी सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है तिरुकुरल, जिसके ऑथर थिरुवल्लुवार हैं। ये टेक्स्ट किंग्स या एपिक बैटल्स के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये प्रैक्टिकली किस बारे में है? ये क्लासिक तमिल टेक्स्ट टोटली एवरीडे वर्च्यूज, एथिक्स और मोरालिटी को एक्सप्लेन करती है। इसमें डेली लाइफ को बेटर बनाने के प्रैक्टिकल रूल्स दिए गए हैं। ओह वाओ। तो बेसिकली आम लोगों के लिए एक गाइड की तरह। एग्जैक्टली। और यही रीजन है कि सोसाइटी पर इसका इम्पैक्ट इतना मैसिव रहा कि इसे वेदा ऑफ द साउथ का टाइटल दिया गया है। वेदा ऑफ द साउथ? ये टाइटल अपने आप में प्रूफ है कि ये मोरालिटी और एथिक्स की कितनी पावरफुल बुक रही होगी। आई टोटली अग्री। और एग्जाम क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से
इन सारी बुक्स को सिर्फ इंडिविजुअल बुलेट पॉइंट्स की तरह नहीं देखना चाहिए। राइट। मतलब तोल्कापियम का ग्रामर हो या सिलापतिकरम और मणिमेकलाई का इमोशनल और फिलोसॉफिकल डेप्थ। हाँ, और तिरुकुराल के डेली एथिक्स भी, ये सब एक साथ मिलकर संगम एज के दौरान एंशिएंट तमिल सोसाइटी की रिच कल्चरल, मॉरल और लिटरेरी हेरिटेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन एंशिएंट लोगों ने सिर्फ फिजिकल बिल्डिंग्स ही नहीं बल्कि लिटरेचर की एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई जो हजारों साल बाद आज भी डिस्कस हो रही है। बिल्कुल, और यही इन टेक्स्ट की सबसे बड़ी ब्यूटी है। जिससे एक आखिरी थॉट दिमाग में आता है, आज के इस डिजिटल एज में जहां हर रोज मिलियंस ऑफ ट्वीट्स, टेक्स्ट और कैप्शंस टाइप किए जाते हैं। हाँ, बहुत सारा कंटेंट क्रिएट हो रहा है आजकल। राइट, पर क्या हमारी मॉडर्न सोसाइटी ऐसी कोई एथिक्स की बुक छोड़कर जाएगी जिसे आने वाली जनरेशन्स हजारों साल बाद अपने टाइम का वेद कह सकें? खुद से ये सवाल जरूर पूछें। कीप लर्निंग, कीप क्वेश्चनिंग।